जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एटोरिया के 7500 MCQ सीरीज का सेट नंबर 9 को यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है साधारण टॉर्च सेल को टर्मिनल को बनाने में उपयोग होता है। यानी कौन सा इसमें से साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने में यूजफुल होता है। तो ये हो जाएगा जिंक कार्बन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक एंड कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है। तो यानी फोटोसिंथेसिस में क्या सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे जो प्राप्तम ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ लगाता है। क्योंकि वो मोमेंटम गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो संवेग संरक्षण बनाए रखता है। तो यानी मोमेंटम को वो गेन करना चाहता है, इसलिए वो कूदने से पहले एक रनिंग स्टेप लेता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे साबुन के बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं साबुन निर्माण में, सॉप फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल में यानी न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो साइटोसिन मिलता है, थायमिन मिलता है, आपका एडेनिन मिलता है, लेकिन आपको ग्वानिन नहीं मिलता है। ग्वानिन आपका नहीं मिलता है। तो 5 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या मिलता है, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन मिलता है, लेकिन आपका ग्वानिन नहीं मिलता है, ग्वानिन। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो पट्टियों के रूप में हम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में यूज करते हैं जब हड्डियां टूट जाती हैं तब। ठीक है, तो शल्य क्रिया में जो आपका पट्टियों के रूप में हम कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। नेक्स्ट है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा यानी सब्लिमेशन के द्वारा कर सकते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण से हम ऊर्ध्वपातन द्वारा यानी सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होता है। तो आपका क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है और आपका फाइकोबिलिन होता है। एंथोसाइनिन नहीं होता है। तो एंथोसाइनिन क्या करता है, एंथोसाइनिन एक तरह का पिगमेंट है जो फलों और फूलों में रंगों का वर्गीकरण करता है, यानी रंगों को वो बनाता है। तो उसी को कहते हैं एंथोसाइनिन कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी का सही रूप में संदर्भित करता है। तो जीवाणु भोजी जो होता है आपका जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाणु भोजी हो जाएगा, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो श्वसन क्रिया से संबंधित कौन सा हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग जो है श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है। यानी WBC और RBC का जो अनुपात होता है आपका रेशियो होता है 1:600 होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंथोलॉजी क्या होता है। एंथोलॉजी का पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। और माइकोलॉजी कहते हैं हम किसे। तो माइकोलॉजी होता है कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। और लैपिडियोलॉजी कहेंगे आपका तितलियों के अध्ययन को लैपिटेरिलियोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों आपस में सामने सामने मिले हुए। तो ABCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, देखिए मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो पाया जाता है कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो जानवरों में आपका इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, आपका एड्रेलिन होता है, लेकिन आपका ऑक्सिन जो होता है आपका पेड़ पौधे में होता है ऑक्सिन। ठीक है, तो जानवरों में नहीं पाया जाता है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो याद रखना ये वाला ऑप्शन जो आपके यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो DNA में जो मिलता है आपको पेंटोस शुगर मिलता है। DNA में कहाँ पे मिलेगा, ये आपका DNA में मिलता है पेंटोस शुगर। और हेक्सो शुगर आपका ग्लूकोज में मिलता है। तो हेक्सो शुगर मिलेगा ग्लूकोज में, पेंटोस शुगर मिलता है DNA में। तो यहाँ पे DNA पूछा है तो DNA का हो जाएगा पेंटोस शुगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? तो आपका जो है सूत्र कृतांग हो जाएगा, अचरांग सूत्र हो जाएगा और बृहत कल्प सूत्र हो जाएंगे। लेकिन आपका जो थेरीगाटा है आपका बुद्धिज्म से संबंधित है। थेरीगाटा किससे संबंधित है? तो बुद्धिज्म का पाठ है। और बाकी अचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग जो है आपका, ये आपका आरंभिक जैन साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? तो सबसे पहले जो दक्षिण में स्थापना किए थे वो आपका सातवाहन वंश ने किया था। तो सातवाहन वंश ने सबसे पहले दक्षिण में अपना सत्ता को स्थापित किया था। इसके सातवाहन वंश के फाउंडर कौन है? तो सातवाहन वंश के फाउंडर सिमुक हो जाएंगे, सिमुक कहते हैं। और इसने और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। और इसके प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है, और इन्होंने सातवाहन वंश ने लीड के सिक्के चलाए थे, लीड के सिक्के, लेड के। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यानी आपका तलाक की अनुमति दिया गया है किसमें? तो ये था आपका अर्थशास्त्र इसका हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसका? कौटिल्य का, विष्णुगुप्त का, या फिर कहे तो चाणक्य का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में बताया गया है। दीवान मख्फी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो कविता लिखी गई थी वो आपका जेबुनिसा के द्वारा लिखा गया था। दीवान मख्फी शीर्षक से कविताएं जेबुनिसा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे जगह, यहाँ पे देखिए मैं इसका जो तरीका है, यहाँ पे जो ऑप्शन है क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो है गोल गुंबद हमसे इजी है। तो गोल गुंबद होगा मोहम्मद अदिल शाह हो जाएगा। डी का टू देखेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जो है दोहरा गुंबद किसका है? सिकंदर लोदी का आपका दोहरा गुंबद हो जाएगा। अष्टभुजी मकबरा हो जाएगा शेरशाह सूरी का, जो कि कहाँ पे है? आपका सासाराम में है। बाकी सत्य मेहराबी मकबरा जो आपका, यानी ट्रू आर्क डोम जो है, ट्रू आर्क डोम, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा बलबन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद तीनों यानी हैदराबाद के निजामों द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? ये था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तीनों एक तरफ से लड़े थे और अंग्रेजों को हराए थे। तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर, मराठा, हैदराबाद के निजाम जो है तो ये संयुक्त रूप से अंग्रेजों को हराए थे। नेक्स्ट है, शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो विद्यापति को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका इब्राहिम शाह शर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो विद्यापति को संरक्षण प्रदान किए थे इब्राहिम शाह शर्की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो ये था आपका मीर ए बहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुगल काल में निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नाव का व्यवस्था करना था? तो आपका मीर ए बहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो गोरखा से किए थे, सिख और पंजाब से किए थे। तो यहाँ पे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका मध्य प्रांत से नहीं किए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं हुआ था? तो मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं हुआ था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो पहला जो हंगर स्ट्राइक जो है ये आपका अहमदाबाद में किया था। तो पहला हंगर स्ट्राइक जो था आपका कहाँ पे हुआ था? तो आपका अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियां जो आपका जमींदार जफर अली खां, भवानी मंदिर जो है आपका वरिंद्र कुमार घोष और फ्री हिंदुस्तान तारकदास नाथ। लेकिन संध्या जो है आपका ये आपका सचिन नाथ सन्याल का संध्या नहीं है। आप मेरे को बताएंगे सचिन नाथ सन्याल का कौन सा है, आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? तो यह था दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के मार्टिन लूथर किंग कौन कहते हैं? भारत के मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती ही कहलाते हैं। इन्होंने वेदों की तरफ लौटो और शुद्धि मूवमेंट जो है आपका इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, आर्य समाज का भी स्थापना इन्होंने 1875 में किया था दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? ये कहे थे दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। नेक्स्ट है, याद रखना स्वामी विवेकानंद से संबंधित कौन सा फैक्ट आपको पता होगा? 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। और साथ में 1897 में किसका रामकृष्ण की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका साइमन कमीशन नाम है, उसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? यानी साइमन कमीशन की घोषणा जो है किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो उनका नाम है आपका स्टैनली बॉल्डविन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैनली बॉल्डविन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोग थे, एक भी इंडियन इनमें से नहीं था। और साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन को न लेने की सिफारिश जो है किसने किया था? तो आपका इरविन ने कहा था। नेक्स्ट है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, तो ये था आपका किसके नाम पे? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे किया जाना था। तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे किया जाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो ये आपका तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, याद रखना है। तो यहाँ पे 4 यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो 1 2 थे, 1 1 3 1 2 और 2 थे आपका फजल अली, तो नाम ही से थे, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन कौन थे? आपका फजल अली थे, इनके फजल अली आयोग कहते हैं, और पनिक्कर थे, और फिर आपका कुंजरू थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है कौन कौन सा यहाँ पे तो झूमिंग आपका दक्षिण पूर्व एशिया में हो जाएगा, मिल्पा आपका मैक्सिको में हो जाएगा, लदांग आपका श्रीलंका में नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे झूमिंग आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, और मिल्पा आपका मैक्सिको, लदांग आपका कहाँ का है आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लदांग मलेशिया का होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा है या डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर जिला की बात है तो यहाँ पे देख लिया, कुरंग कुमे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुरंग कुमे जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है हमारा पुडुचेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है? 1037 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केरला में है, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे पुडुचेरी का आता है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? सबसे कम साक्षरता में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दादरा और नगर हवेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछा है? तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय है, सही बात है। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी आपका सही है। इसके 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 1 वर्ष में नहीं, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होता है, तो यही आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन को कौन सा है? इंडियन को है 15, 16, 19, 29 और 30 है। ये सिर्फ इंडियन के लिए है, बाकी जो है सभी के लिए है, यानी गैर नागरिकों को भी है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 में आएगा, ये नहीं होगा। ये भी अधिकार 19 में आएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी अधिकार 19 में आएगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो कार्यपालिका का अंग कौन सा है? तो विधान परिषद आपका लेजिस्लेटिव का अंग हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य, ये भी आपका लेजिस्लेटिव हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय आपका जुडिशरी हो जाएगा। तो एक ही बचता है आपका उप निरीक्षक पुलिस, जो आपका एक्सिक्यूटिव का है, यानी कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो क्या उद्घोषित होगा? तो यहाँ पे जो बताएगा आपका 38 का, यह भारत एक अर्ध संघीय है, यानी इसमें संघीय भी है और आपका फेडरल फीचर भी है, और साथ में यूनिटरी फीचर दोनों आता है। तो आपका अर्ध संघीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट जो है आपका संसद पारित करता है, याद रखना है। तो जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति शासन यानी आपका प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आता है, तो उसका जो बजट पारित करता है वो आपका संसद करता है, याद रखना है। तो ये आपका राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है कौन सा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का जो दैनिक कामकाज है आपका उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ आपका दिखता है। तो 40 का क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की
प्रतिपादक है। तो बिंबावती देवी का संबंध जो है किससे है, तो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो बिंबावती देवी का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो विजय उत्सव का त्यौहार जो है हम्पी मेला को जानते हैं। तो हम्पी मेला जो है हम्पी कर्नाटक में मिलता लगता है और उसे हम विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, IBM जो है 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपका तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 360 जो आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में हम मनाते हैं लोसार को। लोसार कहाँ पे मनाते हैं, लोसार आपका लद्दाख में आता है, इसलिए हम इसको तिब्बती नववर्ष का रूप में मनाते हैं। लोसांग त्यौहार आपका कहाँ मनाते हैं, तो लोसांग आपका सिक्किम में मनाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में आपका खाद्य वस्तुएं नहीं आते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में क्या कौन सा नहीं आएगा, जिसमें खाद्य वस्तुएं नहीं आएगा। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा आएगा, सड़क आएगा, बाकी ये दोनों आएंगे। नेक्स्ट है, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो युवा संगम पोर्टल जो हो जाएगा कौन सा मंत्रालय, तो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MK गांधी यानी गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किस तरीके से। तो ये तरीका उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो मंदिर में प्रवेश करने से ये नहीं होगा, सहायता प्रदान करने से भी नहीं होगा, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु को अलग कोष को अलग करके ये भी नहीं होगा। तो यह होगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे, तब जाकर उनका सामाजिक आर्थिक सुधार होगा, समाज में भी उनको जगह मिलेगी और उनका आर्थिक डेवलपमेंट भी होगा। कौन सा एक ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त जो आय होता है वो केंद्र और राज्य दोनों में बांट दिया जाता है। वो क्या आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये आपका पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, सुंडालैंड भी हॉटस्पॉट है, आपका पश्चिमी घाट भी है, लेकिन आपका गारो हिल्स एक तरह का कोई भी आपका नेशनल लेवल पे आपका हॉटस्पॉट नहीं है। तो 49 का क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये होता है आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, याद रखना है। तो सबसे स्थिर होता है आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो भारत में जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो आपका 4 है। भारत में 4 हॉटस्पॉट यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का है चाहे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का है, तो कितने हैं, 4 हैं, याद रखना है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।